हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर की क्लास है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है, उस हिसाब से यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो पूरा देखिएगा क्लास को, तभी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको याद करवाता हूँ क्योंकि जो आपको एग्ज़ाम क्या हो सके, क्लियर हो सके, आपका एग्ज़ाम जिससे क्लियर हो सके। तो बने रहिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी साथ में मिलती रहें। ओके, चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक है इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख मिशन। ओके, तो ये हम लोगों का जो कि टॉपिक है, और उसमें हम लोग देखने वाले हैं मिशन या उपग्रह, और यहाँ पे है प्रक्षेपण तिथि, और यहाँ पे क्या है तो प्रक्षेपण यान या रॉकेट। तो यहाँ पे कौन सा इनका मिशन था, किस डेट को यह स्टार्ट किया गया, छोड़ा गया, और किस रॉकेट से छोड़ा गया या प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मिशन है हम लोगों का जी सैट। क्या है? जी सैट 20। यह 19 नवंबर 2024 को छोड़ा गया था। 19 नवंबर 2024 को छोड़ा गया था, और प्रक्षेपण यान था स्पेस एक्स। क्या है? स्पेस एक्स फॉल्कन 9। स्पेस एक्स फॉल्कन 9। ओके, याद रखिएगा। अगला है मिशन हम लोगों का EOS 8 मिशन। EOS 8 मिशन है, यह 16 अगस्त 2024 को छोड़ा गया था। और किससे छोड़ा गया था? तो SSLV-3 और D3। किससे? SSLV-D3 से छोड़ा गया था। ओके, आगे देखिएगा। अगला है मिशन हम लोगों का RLV, जिसे लेक्स, उसके बाद 03 RLV लेक्स 03 23 जून 2024 को यह छोड़ा गया था। किससे? RLV से। किससे? RLV से। अगला है हम लोगों का RLV लैंडिंग प्रोग्राम। क्या है? RLV लैंडिंग प्रोग्राम है, यह 22 मार्च 2024 को छोड़ा गया था। किससे? RLV से। RLV से ही छोड़ा गया था। आगे देखिएगा। अगला है हम लोगों का इनसैट 3DS। इनसैट 3DS यह 17 फरवरी 2024 को छोड़ा गया था। किससे? GSLV F14। GSLV F14। ओके, तो आप इसको कई बार बोलेंगे तभी ये आपसे क्या होगा, याद हो जाएगा। अगला देखिएगा एक्सपोसैट। क्या है? एक्सपोसैट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2024 को छोड़ा गया था, और डेट है 1 जनवरी 2024। और जो रॉकेट्स है ये है PSLV C58 PSLV ओके। अगला है हम लोगों का गगनयान टीवी D1। गगनयान टीवी D1 ये 21 अक्टूबर 2023 को छोड़ा गया था, लेकिन इसमें जो गगनयान था उसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। ओके, अगला देखिएगा आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था, और जो यान था वो कौन था? PSLV C57। PSLV C57। अगला है DSAR मिशन, जो कि 30 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, और इसका जो है कि प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV C56। आगे देखिएगा चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को। और रॉकेट यान था LVM-3M4। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। आगे देखिएगा
इसरो द्वारा आगामी मिशन, जो कि इसरो द्वारा 2025, 26, 27, 28 या फिर आगे के कौन से मिशन को कंप्लीट करना है इसरो द्वारा, वो इसमें आपको दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो मिशन है, यहाँ पे तिथि है किस सन में होगा, और यहाँ पे उसका प्रमुख बिंदु या उद्देश्य दिया गया है कि उसका उद्देश्य क्या होगा उस यान को छोड़ने का, इस मिशन को करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। देखिएगा, पहला है चंद्रयान 4, थर्ड हम लोगों ने छोड़ चुके हैं। ओके, कब छोड़े थे हम लोग? 14 जुलाई 2000 बताइए 23 को। ओके, अगला देखिएगा, चंद्रयान 4 यह कब होगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब? 2028 में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। तो इसका काम का है, इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से जाएगा और वहां से कुछ उसके मिट्टी या जो भी वहां पे रहेगी तो वहां से नमूने इकट्ठा करेगा और उसको लेके फिर यह कहाँ आएगा? पृथ्वी पे आएगा। ओके, अगला है लूपेक्स। अगला कौन सा है? लूपेक्स। ये 2025 में इसरो द्वारा छोड़ा जाएगा और इसमें 2 कंपनियां होगी, जासा जासा जो कि जापान की है और इसरो जो है कि इंडिया की है। ये दोनों की अवधारणा मिशन है, दोनों का मिक्स मिशन है। ओके, अगला है गगनयान 3। गगनयान 3 2025 में ही लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें तो 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा इस यान में, जो कि 3 चालक दल होंगे, इनको भेजा जाएगा। ओके, अगला है गगनयान 1 और 2। अगर हम बात करें तो 2022 में ही हो गया था, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। ओके, आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का शुक्रयान। कौन है? शुक्रयान 1, जो कि 2025 में मिशन को स्टार्ट किया जाएगा, मतलब प्रक्षेपण किया जाएगा। और इसमें है इसका प्रमुख उद्देश्य कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। किसके लिए भेजा जाएगा? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अगला है हम लोगों का मंगलयान 2, मंगलयान 2, जो 2026 में भेजा जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। ओके, अगला है निसार। क्या है? निसार, जो कि 2024 में भेजा जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का जो है कि संयुक्त मिशन होगा। नासा और इसरो का क्या होगा? संयुक्त मिशन होगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला है हम लोगों का चीता प्रोजेक्ट। चीता प्रोजेक्ट में देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है। देखिएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, कितना? 8, 5 क्या थी उसमें? मादा और 3 नर। 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। एक जो उसमें से मादा है वो मर चुकी है। तो अभी फिलहाल में 7 बच्चे हैं, 4 मादा हैं और 3 नर हैं। ओके, आगे देखिएगा, इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था। आगे देखिएगा क्या है। अगला है, इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। कितने? 5 वर्षों में कितने चीते आएंगे? 5। और अभी फिलहाल में कितने आ चुके हैं? 8। तो 8 भारत ला चुके हैं, जिसमें से एक की क्या हो चुकी है? तो एक की मृत्यु हो चुकी है। ओके, तो बच्चे कितने हैं अभी? 7। और 5 वर्षों में लाना कितना है? तो 5 वर्षों में लाना है हमें 50। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आइए अगला हम लोगों का टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट। क्या है? बाघ गणना रिपोर्ट 2022। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान, जो कि 24 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई है। कितना? 3682 हो गई है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 थी। कितना था? 3167। ये पहले थी। क्या था? ये पहले थी। अभी फिलहाल में कितना हो चुका है? तो 3682। 3682। ओके, आगे देखिएगा, विश्व का 75% बाघ
केवल भारत में और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में मिलता है। 75% बाघ की अगर हम बात करते हैं तो केवल भारत में देखने को मिलता है। विश्व का सोचिए कि विश्व में जितने बाघ की संख्या है उसमें से 100 गो अगर पूरे विश्व में बाघ की संख्या है तो 75 बाघ जो हैं कि केवल भारत में हैं। ओके, और सर्वाधिक अगर हम बात करें तो एमपी मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किससे? टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? लगभग आप कह सकते हैं 24% की। कितना? 24%, 0.1। थोड़ा सा इसको 1 जो है कि आपको ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए होगा, ठीक है, लेकिन आप 24 न करके, अरे सॉरी 24.1 न करके सीधे आप 24 याद रखिए। क्या याद रखिए? 24 याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। 18 से लेके 22 तक 4 वर्षों में कितना बढ़ा है? तो आपका 24% बढ़ा है। कितना? 24% बढ़ा है। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला है हम लोगों का कि जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ। कितना? 260। तो उत्तराखंड जो है कि जिम कॉर्बेट रिजर्व है। ओके, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है 260। कितना? 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में यह 54 हो चुकी है। ओके, बिहार राज्य की अगर मैं स्पेशल बात करूं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि 2018 में इनकी संख्या कितनी थी? 31 थी और 2022 में इनकी संख्या बढ़ के 54 हो चुकी है। ओके, कितना हो चुकी है? 54 हो चुकी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितना हो चुका है? 3,925। 3,925 हो चुका है। सर्वाधिक वृद्धि दर की अगर बात करें तो 6.1%, मतलब मोटा मोटी मान के चलिएगा 6% बढ़ा है। कितना? 6% बढ़ा है, 6%। ओके, और अभी फिलहाल में कितनी संख्या हो चुकी है? तो 3,925 हो चुकी है। तो यह हमेशा 4 साल पे काउंट किया जाता है। अब 22 में हो चुका है तो अब काउंट कब होगा? यह काउंट होगा अब 26 में। तो 2026 में क्या होगा? यह काउंट किया जाएगा फिर से। ओके, कितना? 2026 में यह फिर से काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला टॉपिक है कि भारत में 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात। ओके, 2024 में कितने तूफान और चक्रवात भारत में आए थे उन्हें हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि नाम, यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र, किस क्षेत्र को प्रभावित किया था और यहाँ पे किस देश ने उसका नामकरण किया था। ओके, देखिएगा। हमून जो है कि यह चक्रवात आया था और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वो था बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यह जो कि उठा था और इससे प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल था। और नामकरण कौन किया था? तो ईरान। कौन किया था? ईरान। ओके, आगे देखिएगा। मिथली क्या है? मिथली। और किसे प्रभावित किया था? बांग्लादेश तट को। बांग्लादेश तट को। और नामकरण कौन किया था? मालदीव। कौन किया था? मालदीव। अगला है माईक्रोंग। माईकोंग। और किसे प्रभावित किया था? आंध्र प्रदेश को। किसे प्रभावित किया था? आंध्र प्रदेश को। और किसने नामकरण किया था? म्यांमार। किसने नामकरण किया था? म्यांमार ने। अगला है अल्वारो। किसे प्रभावित किया था? मेडागास्कर तट को। मेडागास्कर तट को। और यह कहाँ उठा था? तो हिंद महासागर में। कहाँ उठा था? हिंद महासागर में। ओके, और इसका नामकरण कौन किया था? मोजाम्बिक। इसका नामकरण कौन किया था? मोजाम्बिक। नामकरण कौन किया था? मोजाम्बिक। आगे देखिएगा। गैमेन चक्रवात आया था और इससे प्रभावित क्षेत्र था मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। और इसका नामकरण कौन किया था? इस्वातिनी। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा होगा। अगला है मेगन।
प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, इसका नामकरण किसने किया था, नहीं मेंशन है इसमें, इसका नामकरण किसने किया था, नहीं मेंशन है। ओके, अगला है रेमेल, रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था और नामकरण किया था ओमान ने, नामकरण किया था ओमान ने। अगला है गेमी, अगला है गेमी, प्रभावित क्षेत्र चीन, ताइवान, फिलीपींस, चीन, ताइवान, फिलीपींस, नामकरण किसने किया है, नहीं पता है। अगला है असाना, अगला है असाना और प्रभावित क्षेत्र कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र किसे कहते हैं, गुजरात का ही एक जगह का नाम है सौराष्ट्र। ओके, सौराष्ट्र, तो कच्छ का क्षेत्र और उसके बाद सौराष्ट्र को प्रभावित किया था और इसका आसान जो नाम था चक्रवात का वो कौन नामकरण किया था, तो पाकिस्तान, कौन नामकरण किया था, पाकिस्तान। अगला है हेलेन, अगला है हेलेन, हेलेन किसको प्रभावित किया था, अमेरिका को, किसको प्रभावित किया था, अमेरिका को, और इसका नामकरण किसने किया था, नहीं मेंशन किया गया है। अगला देखिएगा कैथ्रोन, कैथ्रोन, कैथ्रोन और किसे प्रभावित किया था, ताइवान और फिलीपींस को, ताइवान और फिलीपींस को, ताइवान और फिलीपींस को किसने मेंशन किया है, नाम उसका नहीं मेंशन है। अगला है डेबी, अगला है डेबी, अगला है डेबी, किसे प्रभावित किया था, अमेरिका को, किसे प्रभावित किया था, अमेरिका को, किसे प्रभावित किया था, अमेरिका को, मेंशन इसका भी नहीं है। ओके, आगे देखिएगा। अगला है हम लोगों का दाना, कि क्या है, दाना किसे प्रभावित किया था, उड़ीसा को प्रभावित किया था और पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को, और इसका नामकरण कौन सा देश किया था, तो कतर किया था, कतर किया था, नाम था दाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को यह क्या किया था, प्रभावित किया था। अगला है कोंगरे, अगला है कोंगरे, कोंगरे प्रभावित क्षेत्र है ताइवान, प्रभावित देश है ताइवान, किसने नामकरण किया, नहीं पता है। अगला है हम लोगों का पेंगल, क्या है, पेंगल, क्या है, पेंगल और प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु, प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु, प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु। और अगर हम बात करते हैं किसने नामकरण किया है, तो सऊदी अरब ने, किसने किया है, सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने जो चक्रवात का नाम दिया था वो था पेंगल और प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल बोल के करवा रहा हूँ वैसे ही इस क्लास को आप 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे पैसा नहीं लगता है आपको क्लास देखने का। ओके, अगर आप इसको 3-4 बार अगर रिपीट करके देखते हैं पूरे क्लास को तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें कई बार बोलने से क्या होगा कि अभ्यास करने से आपको याद हो जाएगा। ओके, जब भी आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो देखिएगा ये क्षेत्र पूछे जाते हैं, कोई चक्रवात दे दा आपसे क्षेत्र पूछ लेगा या फिर उसका नामकरण किसने किया है, तो ऐसे करके पूछता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ छोटी सी ही वीडियो में आपको क्या होगा, एक लंबी क्लास आप क्या करेंगे, डिजर्व कर लेंगे। ओके, जो चीज़ की आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, आगे देखिएगा विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर। ओके, पहला कौन सा है, तो पहला है फ्रंटियर, कौन है, फ्रंटियर, कौन है, फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, कहाँ का है, अमेरिका का है। ओके, दूसरा है हम लोगों का अरोरा सिस्टम, ये भी कहाँ का है, यूएसए का है, अमेरिका का ही है अरोरा सिस्टम। ओके, अगला है तीसरा है ईगल, तीसरा है ईगल, कहाँ का है, अमेरिका का है। तो ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, अमेरिका के। विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो नाम याद रखिएगा, पहला है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का ही है, अरोरा सिस्टम अमेरिका का ही है, ईगल अमेरिका का है। तो तीनों पहला, दूसरा और तीसरा जो सुपर कंप्यूटर हैं तीनों के तीनों क्या हैं, अमेरिका के हैं। पहला है फ्रंटियर, दूसरा है अरोरा और तीसरा है ईगल। ओके, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे विश्व के थे, अब हम लोग भारत की बात करते हैं। भारत में देखिएगा क्या है, तो भारत का है कि एरावत, क्या है, एरावत, CDAC जो कि पुणे, CDAC पुणे विकसित किया है। ठीक है, अगला है परम सिद्धि, क्या है, परम सिद्धि, CDAC जिसे पुणे ने ही विकसित किया गया है। अगला है प्रत्यूष,
क्या है, प्रत्यूष। इसे IITM पुणे ने ही विकसित किया है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पुणे में ही विकसित किए गए हैं तीनों सुपर कंप्यूटर। पहला का नाम है एरावत, दूसरा का नाम है परम सिद्धि और तीसरा का नाम है प्रत्यूष। ओके, तो ये तीनों के तीनों भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं। और विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में अमेरिका है पहले स्थान पे, फ्रंटियर, अरोरा और ईगल को लेके। ओके, और भारत लेके है अपने 3 सुपर कंप्यूटर को, एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष। ओके, तो मैं अगले सेशन में, अब आज जो है कि यहीं तक रहने देता हूं, और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021। ओके, तो चलिए इसको मैं अगले सेशन में लेके चलूँगा। अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।